नमस्कार। आज हम इस वीडियो में राजनीतिक संस्कृति का कि पिछले दो कक्षाओं में दो वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि राजनीतिक संस्कृति क्या है, राजनीतिक संस्कृति क्या विशेषताएं हैं और राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, इनके बारे में हमने अध्ययन किया था। अब राजनीतिक संस्कृति के प्रकारों के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो नमस्कार विद्यार्थियों, आज एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस के तुलनात्मक राजनीति जो पेपर है उसके अंतर्गत राजनीतिक संस्कृति के बारे में हमने पिछली बार पढ़ा जाना कि राजनीतिक संस्कृति क्या है और उसके निर्धारक तत्व कौन से हैं, क्या विशेषता है, क्या प्रकृति है। तो उसी कड़ी में आज राजनीतिक संस्कृति के प्रकार कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। राजनीतिक संस्कृति प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में लोगों के राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विश्वास, लगाव तथा अलग अलग मूल्य होते हैं। कहीं लोग राजनीतिक व्यवस्था के प्रति गहरा संबंध रखते हैं तो कहीं कम रखते हैं, कहीं सक्रिय सहभागिता दिखाते हैं राजनीति में तो कहीं नहीं दिखाते, कहीं इसका अभाव दिखाई देता है। तो राजनीतिक समाज के सदस्यों की राजनीतिक सहभागिता ही राजनीतिक संस्कृति के प्रतीक का निर्धारण करती है। निरंतरता और सातत्य की दृष्टि से राजनीतिक संस्कृति परंपरागत और आधुनिक दो प्रकार की हो सकती है, लेकिन जहां इन दोनों का मिश्रण पाया जाए तो वो मिश्रित संस्कृति होती है। विभिन्न विद्वानों ने राजनीतिक संस्कृति को प्रजातंत्र, साम्यवादी, समाजवादी और एकतंत्रवादी इन अनेक नामों से भी पुकारा है। तो विश्व में पूंजीवादी, सरबराहवादी, प्रजावादी, सहभागी संस्कृतियां भी दिखाई देती हैं, इनका भी उल्लेख हमें मिलता है। इस प्रकार विभाजन का जो आधार है वो लोगों का राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अभिमुखीकरण माना जाता है। राजनीतिक संस्कृति विभिन्न आधारों पर अनेक प्रकार की होती है। तो राजनीतिक संस्कृति के प्रमुख रूप या प्रकार निम्न प्रकार हो सकते हैं, जैसे संख्या के आधार पर, संख्या या शक्ति के आधार पर, निरंतरता और सातत्य के आधार पर, राजनीतिक सहभागिता के आधार पर, गुणात्मक स्वरूप के आधार पर और शासन व्यवस्था जनित संवेगों के आधार पर। इस प्रकार 5 तरीकों से राजनीतिक संस्कृति को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से बांटा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संख्या शक्ति के आधार पर, तो संख्या और शक्ति के आधार पर दो प्रकार इसके माने जाते हैं, अभिजनात्मक संस्कृति और जन संस्कृति। अभिजनात्मक संस्कृति यानी कि एलिटिस्ट कल्चर कौन सी है, तो इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक शासन में जब कुछ गिने चुने लोग ही वास्तविक रूप से सत्ताधारी होते हैं, वास्तविक धारक होते हैं, तो उनका राजनीतिक व्यवस्था तथा लोगों की जीवन शैली पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। जैसे भारत में देखा जाए तो नेहरू जी का या गांधी जी का लोगों पर प्रभाव पड़ा, यानी कि नेहरू और गांधी जी की जो संस्कृति थी, उन्होंने जिस संस्कृति को जन्म दिया वह एक अभिजनात्मक संस्कृति थी, लेकिन अभिजनात्मक होते हुए उससे अधिक भी थी, क्योंकि उनका लोगों के प्रति एक कल्याण की भावना उनके साथ छिपी हुई थी। तो अभिजनात्मक के साथ साथ वो लोगों को भी अपने साथ जोड़ना चाहते थे। तो ये उनकी संस्कृति। वर्तमान में देखा जाए तो हमारी मोदी सरकार की जो संस्कृति है, तो मोदी जी की संस्कृति हम कह सकते हैं वो एक नई संस्कृति डेवलप हुई है। और तो इस प्रकार यह संस्कृति समाज में विशिष्ट वर्गों के हितों की पोषक होने के साथ साथ जन सामान्य के प्रति अपना दृष्टिकोण ईमानदारी के साथ बनाए रखने का प्रयास करती रहती है। दूसरी स्थिति जन संस्कृति यानी कि मास कल्चर। इस प्रकार की संस्कृति एक तरह से लोकतांत्रिक जन आस्थाओं का प्रतीक है, यानी कि यह लोकतांत्रिक जन आस्था और रचनात्मक वृत्तियों का परिचायक होती है। इसमें राजनीतिक प्रक्रिया में जनसाधारण की उपेक्षा नहीं की जा सकती था। प्रत्येक स्तर पर जनता की भावनाओं का ध्यान रखा जाता है, ख्याल रखा जाता है। विकासशील देशों में इस प्रकार की संस्कृति अधिक प्रचलन में दिखाई देती है। इसे हम हमारी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा से भी इसे जोड़ सकते हैं कि लोगों की जन सहभागिता इसमें बढ़ी है कि ये अधिकाधिक राजनीति में भाग लें, और आज ग्रामीण स्तर तक राजनीति का विकास तेजी से हुआ है।
नेक्स्ट, निरंतरता और सातत्य के आधार पर। तो निरंतर सातत्य के आधार पर राजनीतिक संस्कृति को 3 भागों में बांटा जा सकता है। परंपरागत राजनीतिक संस्कृति यानी कि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल कल्चर, नेक्स्ट आधुनिक राजनीतिक संस्कृति यानी कि मॉडर्न पॉलिटिकल कल्चर, नेक्स्ट मिश्रित राजनीतिक संस्कृति यानी कि मिक्स्ड पॉलिटिकल कल्चर। तो परंपरागत या परंपरावादी राजनीतिक संस्कृति का जो संबंध है वो आम जनता से या जन सामान्य से होता है, जबकि आधुनिक राजनीतिक संस्कृति का संबंध विशिष्ट वर्गीय शासकों से होता है। ब्रिटेन तथा भारत जैसे जो देश हैं इनमें मिश्रित संस्कृति हमें दिखाई देती है, क्योंकि यहां परंपरा के साथ साथ आधुनिकता दोनों को जो है जोड़ करके और एक नई संस्कृति का निर्माण हो गया है। तो यहां परंपरा और आधुनिकता दोनों का सुंदर मिश्रण जो है दिखाई देता है। विकासशील देशों में इसी प्रकार की संस्कृति अधिकांशतः पाई जाती है। आमंड तथा कोलमैन कहते हैं कि सभी राजनीतिक समाजों में राजनीतिक संस्कृति का अक्सर मिश्रित रूप ही दिखाई देता है। तो राजनीतिक संस्कृति के ये जो है निरंतरता और सातत्य के आधार पर 3 प्रकार हो गए कि परंपरागत राजनीतिक संस्कृति, आधुनिक राजनीतिक संस्कृति और मिश्रित संस्कृति। नेक्स्ट, राजनीतिक सहभागिता के आधार पर। तो राजनीतिक सहभागिता के आधार पर वर्गीकरण करने वाले प्रमुख विद्वान आमंड और वर्मा यानी सिडनी वर्मा हैं, जो लोगों की संस्कृति के प्रति उदासीनता, सक्रियता के आधार पर राजनीतिक संस्कृति को शुद्ध रूप में देखा जाए तो 3 भागों में बांटते हैं। हालांकि इन्होंने राजनीतिक संस्कृति के कुछ और प्रकार भी बताए हैं, लेकिन शुद्ध रूप में जो है 3 प्रकार बताए, बाकी और मिश्रित रूप जो है इन्होंने बताए हैं। तो शुद्ध रूप में 3 भाग इन्होंने बांटा है। संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति यानी कि पैरोचियल पॉलिटिकल कल्चर, नेक्स्ट पराधीन राजनीतिक संस्कृति यानी कि सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर, और सहभागी राजनीतिक संस्कृति यानी कि पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति कम विकसित और परंपरागत समाजों में अधिकांश दिखाई देती है। इसमें जनता राजनीति के प्रति इतनी सक्रिय नहीं होती जितनी सहभागी राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत होती है। इसमें जनता प्राय उदासीन ही रहती है। इसमें राजनीतिक नेता एवं शासक वर्ग ही धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी भूमिकाओं का एक साथ निर्वहन करते हैं। नेक्स्ट, दूसरी पराधीन राजनीतिक संस्कृति यानी कि इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति का जन्म उन समाजों में होता है जहां राजनीति के प्रति एकर्मणता पाई जाती है। वह सरकार के आदेशों जनता सरकार के आदेशों को चुपचाप व्यवस्था पूर्वक सहन करती रहती है इस प्रकार की संस्कृति में, तथा उनका पालन करती रहती है। इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति जो पराधीन या गुलाम जो राष्ट्र रहे हैं यानी कि आश्रित उपनिवेशों में पाई जाती थी, इसमें जनता की राजनीतिक सक्रियता प्राय सीमित प्रकृति की होती थी। लेकिन इसे जो है हम प्रजामूलक संस्कृति भी कह सकते हैं। सहभागी राजनीतिक संस्कृति पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर, इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति उन समाजों में पाई जाती है जहां जनता को राजनीतिक सहभागिता प्राप्त करने का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाता है। यानी कि शासन में भागीदारी का जो है समान अवसर, पूर्ण अवसर, यानी कि इस प्रकार की व्यवस्था उन लोकतांत्रिक देशों में पाई जाती है, जहां विकेंद्रीकरण की अवधारणा को भी अपनाया गया है। तो इस संस्कृति में जनता शासन के निर्देशों, कार्यों तथा निर्गतों अर्थात निर्णयों पर पूर्ण दृष्टि रखती है, पूर्ण नजर रखती है और उनका जो है आकलन भी करती है और सरकार को जनता के माध्यम से फीडबैक भी जाता है। जैसा कि डेविड स्टर्न जो कहते थे अपने व्यवस्था सिद्धांत में, कोई चीज यहां लागू होती है कि एक तरफ से इनपुट गया, समर्थन गए शासन व्यवस्था में, दूसरी तरफ से आउटपुट निकल के आए निर्णय, तो और समाज में वो यानी कि सामाजिक वातावरण, आर्थिक वातावरण वो जो है निर्णय आए और फिर जो है समाज से एक नई उसके प्रति प्रतिक्रिया निकल के आई और फिर शासन व्यवस्था तक पहुंची। तो इस प्रकार तो ये संस्कृति, सहभागी राजनीतिक संस्कृति, जहां लोगों की अधिकाधिक जन सहभागिता हो, शासन में राजनीति में सहभागिता हो, वहां ये पाई जाती है। इस प्रकार की संस्कृति अधिकांशतः विकसित देशों में दिखाई देती है। इसमें लोगों का राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लगाव और विश्वास बहुत ही उच्च कोटि या उच्च स्तर का पाया जाता है। इसमें जनता अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सदैव जागरूक रहती है। इसलिए इसे हम जो प्रजातांत्रिक राजनीतिक संस्कृति भी कहते हैं, यानी कि लोकतांत्रिक राजनीति।
और लोकतांत्रिक से तात्पर्य है कि जैसे कि अब्राहम लिंकन ने परिभाषा दी, लोकतंत्र क्या है कि जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन लोकतंत्र होता है। तो जनता द्वारा ही सारी गतिविधियों का संचालन किया जाता है, जनता की सहमति से सारी गतिविधियां संचालित की जाती है। तो इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था पाई जाती है वो लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति का ही परिचायक होती है। इन 3 प्रकारों के अलावा आमंड तथा सिडनी वर्मा ने राजनीतिक संस्कृति के 3 मिश्रित रूप भी जो है बताए हैं। कौन कौन से? नंबर 1, संकीर्ण पराधीन राजनीतिक संस्कृति, यानी कि संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति और पराधीन राजनीतिक संस्कृति दोनों का जो है समान मिश्रण जो है कई जो है दिखाई देता है, उसे इन्होंने संकीर्ण पराधीन राजनीतिक संस्कृति कहा है, यानी कि पैरेशियल सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। यह एक मिश्रित प्रकृति की होती है। इसमें संकीर्ण और पराधीन दोनों संस्कृतियों के गुण पाए जाते हैं। जैसे कुछ व्यक्ति राजनीति के प्रति लगाव रखते हैं और कुछ उससे दूर रहते हैं। तो ये दोनों चीजें यहां समाहित होगी, यानी कि एक तरफ कुछ राजनीतिक सहभागिता या राजनीतिक संस्कृति के प्रति थोड़ा बहुत लगाव भी रखते हैं और दूसरी तरफ एक बिल्कुल ही निष्क्रिय प्रकृति के जो लोग है हम हैं। तो ये दोनों चीजें यहां पाई जाती है। दूसरी बात, दूसरा प्रकार जो है इस तरीके से मिश्रित प्रकार में पराधीन और सहभागी राजनीतिक संस्कृति। इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति में पराधीन राजनीतिक संस्कृति और सहभागी राजनीतिक संस्कृति दोनों के ही गुण मौजूद होते हैं। इस संस्कृति का उदय राजनीतिक व्यवस्था में जन सहभागिता की वृद्धि के साथ शुरू हुआ, यानी कि जैसे जैसे जनता की सहभागिता राजनीतिक क्षेत्रों में बढ़ी, राजनीतिक सहभागिता जनता की बढ़ी, तो इस प्रकार की यानी कि पराधीन सहभागी राजनीतिक संस्कृति का जन्म हुआ और ये आगे बढ़ी, इसका विकास हुआ। नंबर 3, संकीर्ण सहभागी राजनीतिक संस्कृति, यानी कि पैरेशियल पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। तो इस प्रकार की संस्कृति में संकीर्ण और सहभागी दोनों ही प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियों के गुण पाए जाते हैं। इसमें शासक वर्ग ही जनता को प्रभावित नहीं करता, बल्कि जनता भी शासकीय नीतियों और निर्णयों को प्रभावित करती है। अर्थात इसमें जन इच्छा का जो है पूरा ध्यान रखा जाता है, पूरा ख्याल रखा जाता है। ऐसा नहीं कि जनता की भावना को ध्यान नहीं रखा जाए, जनता की बातों को जो है सुना जाता है। तो इस प्रकार आमंड और सिडनी वर्मा के अनुसार ये राजनीतिक संस्कृति के 3 तो शुद्ध रूप हो गए। कौन कौन से? संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति, पराधीन राजनीतिक संस्कृति और सहभागी राजनीतिक संस्कृति। और 3 विशुद्ध रूप हो गए, संकीर्ण पराधीन राजनीतिक संस्कृति, पराधीन सहभागी राजनीतिक संस्कृति और संकीर्ण सहभागी राजनीतिक संस्कृति। अब नंबर 4, गुणात्मक स्वरूप के आधार पर राजनीतिक संस्कृति। तो इसके संबंध में S.E. फाइनर एक प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी द मैन ऑफ हॉर्क्सेबैक, द मैन ऑफ हॉर्क्सेबैक, जिसमें उन्होंने राजनीतिक संस्कृति के 4 प्रकार बताए हैं। प्रौढ़ या परिपक्व राजनीतिक संस्कृति, विकसित राजनीतिक संस्कृति, निम्न राजनीतिक संस्कृति और नंबर 4, पूर्व फ्रांसीसी क्रांति सम अल्प स्तरीय राजनीतिक संस्कृति, यानी प्रौढ़ राजनीतिक संस्कृति, यानी कि मैच्योर पॉलिटिकल कल्चर। इस प्रकार की संस्कृति जो है ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड जैसे देशों में पाई जाती है। इसमें राजनीतिक सर्वसम्मति और संगठन की मात्रा बहुत ऊंची होती है, यानी कि परिपक्व राजनीतिक सर्वसम्मति पाई जाती है। संगठन भी जो है एक तरह से परिपक्व प्रकृति के पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत शासन की सर्वोच्च सत्ता पर लोकतांत्रिक सरकार, यानी कि नागरिकों की सरकार, जनता की सरकार का ही अधिकार रहता है। यह संस्कृति राजनीतिक स्थिरता वाले देशों में ही अधिकांशतः पाई जाती है, दिखाई देती है। नेक्स्ट, विकसित राजनीतिक संस्कृति, डेवलप्ड पॉलिटिकल कल्चर। इस प्रकार की संस्कृति मिस्र, अल्जीरिया, क्यूबा जैसे देशों में दिखाई देती है। यह राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक स्थिरता के साथ साथ सैनिक खतरों से भी भयभीत रहती है। आम जनता को शक्ति का भय दिखाकर शांत कराने का प्रयास किया जाता है, यानी कि जनता को जो है डरा धमका करके जो शांत रखा जाता है इस प्रकार की संस्कृति। लेकिन हमेशा ये डर लगा रहता है कि कब क्रांति हो जाए। तो क्रांति और या तख्ता पलट की संभावना सदैव जो है ऐसी संस्कृति में विद्यमान रहती है। और आए दिन हम देखते हैं कि मिस्र में, क्यूबा में कई बार जो है क्रांति होती है, जनता जो है सड़कों पर आ जाती है। तो इस प्रकार की जो है संस्कृति इन देशों में देखने को मिलती है। सरकार पर हमेशा जो संकट के बादल मंडराए रहते हैं या छाए रहते हैं। तो ये विकसित राजनीतिक संस्कृति। नेक्स्ट, निम्न राजनीतिक संस्कृति, लो पॉलिटिकल कल्चर,
यह संस्कृति उन राजनीतिक समाजों में पाई जाती है जहां जनमत सशक्त भूमिका में नहीं होता, जन विरोध की भावना का जो है अभाव पाया जाता है एवं राजनीतिक संस्थाएं वहां जो है बहुत कमजोर स्थिति में होती हैं। राजनीतिक संस्थाएं मजबूत नहीं होकर के कैसी होती हैं, कमजोर स्थिति में होती हैं। इस व्यवस्था में लोकतांत्रिक आस्थाओं का जो है अभाव भी पाया जाता है और लोकतांत्रिक आस्थाओं पर सैनिक तानाशाही का शिकंजा दिखाई देता है, यानी कि सैनिक शासन का जो है एक तरह से बोलबाला वहां पाया जाता है। सैनिक सेना जो है वहां शासन पर हावी रहती है। ऐसी संस्कृति जो है जैसे कि हमारे पड़ोसी राष्ट्र वियतनाम या फिर जो है सीरिया में, उस खास में सीरिया, या फिर जो है पड़ोस में देख लें हम यही जो है म्यांमार, जिसे बर्मा कहा जाता था पहले, म्यांमार में, इंडोनेशिया, और सबसे बड़ा उदाहरण तो हम ले लें हमारे निकटस्थ पड़ोसी पाकिस्तान का। पाकिस्तान में आए दिन हम देखते हैं कि जो है सैन्य तख्ता पलट जो है होता रहता है। सेना चाहे जब जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर देती है, पदस्थ कर देती है और शासन अपने हाथ में ले लेती है। जैसे कि ताजा उदाहरण ही हम लें, पिछले ज्यादा पुराना नहीं है, परवेज मुशर्रफ सेना के जनरल थे, उन्होंने प्रधानमंत्री को जो है पदस्थ करके और सत्ता हथिया ली, सेना ने सत्ता हथिया ली और बाद में अपने आप को जो है कि दुनिया को दिखाने के लिए कि हम लोकतांत्रिक देश हैं, ये है वो है, तो इस तरीके से अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया और जबरदस्ती अपने आप को राष्ट्रपति निर्वाचित भी करा लिया। तो इस प्रकार की ये संस्कृति जो है इस तरह के देशों में पाई जाती है और इनमें राजनीतिक स्थिरता हमेशा बनी रहती है। पाकिस्तान में आज भी इमरान खान सरकार पर बार बार जो है ये भय बना रहता है कि जो है पता नहीं सेना कब जो है तख्ता पलट कर दे, कब इमरान खान को बर्खास्त करके और शासन अपने हाथ में ले ले। इसलिए वहां प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद जो भी है वो सैनिक शासन के भय में या उनके भय के अंतर्गत ही शासन संचालन करती है, उनकी अवहेलना नहीं कर सकती और वो जैसा कहते हैं वैसा ही निर्णय वो प्रधानमंत्री से करवा लेते हैं या मंत्रिपरिषद से करवा लेते हैं। तो ये संस्कृति ऐसे देशों में पाई जाती है। नेक्स्ट, पूर्व फ्रांसीसी क्रांति, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व सम अल्प स्तरीय राजनीतिक संस्कृति, यानी कि लाइक प्री फ्रेंच रेवोल्यूशन मिनिमल पॉलिटिकल कल्चर। यह संस्कृति उन देशों में पाई जाती है जहां सरकार जनता के विचारों की मनमानी अवहेलना कर सके। फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस में यह संस्कृति मौजूद थी, लेकिन वर्तमान में यदि देखा जाए, क्योंकि जैसे जैसे विकास हुआ, लोगों की जागरूकता बढ़ी और तो इस प्रकार की संस्कृति का एक तरह से बिल्कुल ही विश्व से समूल नाश हो गया और वर्तमान में ऐसी संस्कृति कहीं नहीं दिखाई देती इस प्रकार की, और ऐसी संस्कृति को कोई स्थान नहीं है। नेक्स्ट, शासन व्यवस्था जनित संवेगों के आधार पर संस्कृति। इस आधार पर शासन व्यवस्था जनित संवेगों के आधार पर देखा जाए तो आमंड ने राष्ट्रों की राजनीतिक व्यवस्था, भौगोलिक प्रणाली, विकासशील प्रवृत्ति के आधार पर राजनीतिक संस्कृति को 4 भागों में बांटा है। कौन कौन सी? एंग्लो अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था, महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था, तीसरी गैर पश्चिमी या अपश्चिमी एवं आंशिक रूप से पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था, और चौथी सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था। तो एंग्लो अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था यानी कि एंग्लो अमेरिकन पॉलिटिकल कल्चर, इस प्रकार की जो संस्कृति है ये ब्रिटेन और अमेरिका जैसे राष्ट्रों में, देशों में जो पाई जाती है, जहां राजनीतिक साध्यों एवं साधनों पर आम सहमति होती है। इसमें आदिकालीन और वर्तमान दोनों के गुण पाए जाते हैं। आदिकालीन और वर्तमान धर्मनिरपेक्ष मान्यताओं का भी जो है समन्वय दिखाई देता है, लोकतांत्रिक मूल्यों का समन्वय दिखाई देता है। ऐसी संस्कृति में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत अधिकार, मौलिक अधिकार एवं सुरक्षा को बहुत ही महत्व दिया जाता है, विशेष महत्व प्रदान किया जाता है। इसमें समाज का जो स्वरूप है वो बहुलवादी होता है। कैसा होता है? बहुलवादी होता है तथा इस प्रकार की संस्कृति में विशेषीकरण और विभेदीकरण का गुण भी पाया जाता है। और यह जो संस्कृति है वो सामंजस्यकारी उदारवादी मूल्यों वाली लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखी जाती है। तो इस प्रकार ये एंग्लो अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था
कहां, जहां उदारवादी व्यवस्थाएं हैं, उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वहां इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है, जैसे ब्रिटेन है, अमेरिका है, इस प्रकार के राष्ट्रों में यह व्यवस्था दिखाई देती है। और इसके बाद नंबर 2, महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था, यानी कि कॉन्टिनेंटल यूरोपीय पॉलिटिकल कल्चर। इस प्रकार की संस्कृति फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे जैसे पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों में पाई जाती है। इस प्रकार की संस्कृति में जो है जनता की बजाय राजनीतिक प्रक्रिया में दबाव समूहों का जो है बोलबाला अधिक होता है, यानी कि जनता डायरेक्ट जो है इतना प्रभाव नहीं डाल पाती, और ना ही राजनेता जनता के प्रति इतना जो है साथ रखते हैं। इसलिए इसमें जो है अक्सर देखा जाता है कि छोटे छोटे गुट बन जाते हैं, दबाव समूह बन जाते हैं, हित समूह बन जाते हैं। उन हित समूहों, दबाव समूहों का जो है बोलबाला अधिक पाया जाता है और दबाव समूहों की भूमिका अधिक रहती है। ऐसी संस्कृति अनेक उप संस्कृतियों को भी, अनेक उप राजनीतिक व्यवस्थाओं को भी जन्म देती है। ठीक है। नेक्स्ट, गैर पश्चिमी तथा आंशिक रूप से पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था, यानी कि नॉन वेस्टर्न और पार्टियरली प्री इंडस्ट्रियल पॉलिटिकल सिस्टम। तो इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति एशिया तथा अफ्रीका के अनेक पूर्व उपनिवेशवादी जो राष्ट्र हैं, उपनिवेशवादी जो देश हैं, उनमें जो है पाई जाती है, जहां औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास और लोकतंत्र आज भी एक नवजात या जो है प्रगतिशील अवस्था में है, उसका इतना अधिक विकास नहीं हुआ है। अर्थात कह सकते हैं कि अल्प विकसित और विकासशील जो अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं में इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति दिखाई देती है। जैसे कि हम लें कि भारत में भी इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति का जो है बोलबाला कुछ हद तक दिखाई देता है। एंग्लो अमेरिकन राजनीतिक संस्कृति का भी बोलबाला है, तो इसका भी। ये भारत एक तरह से एक मिश्रित राजनीतिक संस्कृति का परिचायक है। ये किसी एक पर्टिकुलर राजनीतिक संस्कृति भारत में नहीं पाई जाती। भारत में एक मिश्रित राजनीतिक संस्कृति है, और जिसमें भी अनेक उपव्यवस्थाओं, उस संस्कृतियों का भी जो है निर्माण हो गया। तो ये दिखाई देता है। तो सर्वाधिकारवादी राजनीतिक संस्कृति, यानी कि टोटलिटेरियन पॉलिटिकल कल्चर। तो इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति अधिनायकवादी या जहां निरंकुश शासन व्यवस्था है, वहां देखने को मिलती है। इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति एशिया और अफ्रीका के अनेक ऐसे देश हैं जहां सैनिक तानाशाही पाई जाती है, और पहले भी पाई जाती थी। तो वर्तमान में देखा जाए तो चीन है या उत्तरी कोरिया जैसे जो राष्ट्र हैं, ये इसके उदाहरण हो सकते हैं, तो जिसमें अधिनायकवादी तथा सर्वाधिकारवादी अलोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाएं मौजूद हैं। ऐसी व्यवस्थाओं में ना तो कोई विपक्ष मौजूद रहता है, यानी कि विपक्ष एक तरह से होता ही नहीं है, और विपक्ष को पनपने भी नहीं देते। जैसे कि चीन में देखा जाए तो एकलवादी जो सरकार है, और हमेशा उसी का जो है शासन रहता है, कोई विपक्ष जो है वहां पनप नहीं पाया। ऐसी उत्तरी कोरिया में भी जो तानाशाही है, तानाशाह किसी दूसरे को पनपने नहीं देता, और जो उसका विरोध करता है उसको शूट आउट कर देते हैं या मार देते हैं, मरवा देते हैं। तो ये इस प्रकार का जो है बोलबाला वहां दिखाई देता है। हिंसात्मक प्रकृति भी वहां दिखाई देती है। विरोध या आलोचना शासन की जो है कोई कर नहीं सकता खुलेआम, यदि करेगा तो उसे दंड दिया जाता है। तो विरोध और या आलोचना की कोई संभावना नहीं होती। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि विभिन्न आधारों पर राजनीतिक संस्कृति अनेक प्रकार की होती है। कुछ विद्वानों ने राजनीतिक संस्कृति के कुछ अन्य रूप भी बताए हैं, जैसे पंथनिरपेक्षवादी राजनीतिक संस्कृति, नागरिक संस्कृति, सैद्धांतिक, समरूप तथा खंडित संस्कृति। ऐसे अनेक रूप हैं जो कुछ विद्वानों ने अपने अपने मतों के अनुसार बताए। लेकिन ये सब जो कुछ दूसरे विद्वानों ने कुछ राजनीतिक संस्कृतियों के नाम जो बताए हैं, ये सब राजनीतिक संस्कृतियां जो हमने पूर्व अध्ययन किया, इन सभी राजनीतिक संस्कृतियों में कहीं ना कहीं समाहित हैं। इसलिए इनका अलग से जो है कोई वर्णन नहीं किया सकता। लेकिन ये राजनीतिक संस्कृतियां भी अपने आप में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। प्रत्येक देश की व्यवस्था में किसी न किसी प्रकार की राजनीतिक संस्कृति अवश्य पाई जाती है। धीरे धीरे सभी देशों में राजनीतिक संस्कृति के साथ साथ उप राजनीतिक संस्कृतियां एवं व्यवस्थाएं उभर रही हैं। इसीलिए आमंड तथा कोलमैन भी ये कहते हैं कि आज विश्व में
लगभग सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में या शासन व्यवस्था में राजनीतिक संस्कृति का मिश्रित रूप पाया जाता है। यानी कि कोई पर्टिकुलर एक राजनीतिक संस्कृति को लेकर कोई राष्ट्र नहीं चल रहा। आज एक तरह से विभिन्न राजनीतिक संस्कृतियों का समन्वय अधिकांश देशों में दिखाई देता है। तो ये राजनीतिक संस्कृति के प्रकार थे। राजनीतिक संस्कृति के विभिन्न आयाम, डायमेंशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो राजनीतिक संस्कृति का स्वरूप जो है बहुआयामी होता है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था की अलग अलग राजनीतिक संस्कृति होती है। सिडनी वर्मा कहते हैं कि राजनीतिक संस्कृति का आयाम राजनीतिक व्यवस्था के चारों ओर घूमते रहते हैं। और उन्होंने इसके 4 प्रमुख आयामों की बात की है कि राष्ट्रीय पहचान या जो है अभिज्ञान, यानी कि नेशनल आइडेंटिटी, और दूसरी साथी नागरिकों के साथ एकमेकता या तादात्म्य या जो है साथी नागरिकों के साथ पहचान, और तीसरी शासन निर्गतों के प्रति विश्वास, यानी शासन के द्वारा जो आउटपुट निकल के आए उनके प्रति जनता का जो है विश्वास। इस प्रकार जनता का विश्वास पाया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो ये इसका आयाम है। नेक्स्ट, निर्णय प्रक्रिया में विश्वास। तो निर्णय प्रक्रिया में भी विश्वास दिखाई देता है। तो ये इसके राष्ट्रीय संस्कृति के 4 प्रमुख आयाम हैं। अब राष्ट्रीय संस्कृति का महत्व, इसकी अवधारणा की उपयुक्तता क्या है। तो राजनीतिक संस्कृति का महत्व और उपयुक्तता। तो राजनीतिक संस्कृति राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक आधुनिकीकरण और तथा राजनीतिक विकास में बहुत ही सहभागी भूमिका निभाती है, बहुत ही सहयोगी भूमिका निभाती है। और इसने राजनीति विज्ञान के अध्ययन को तुलनात्मक बनाने में भी अपनी भूमिका निभाई है। तुलनात्मक अध्ययन में एक तरह से गति आई है, तेजी आई है, और राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को इन्होंने राजनीतिक संस्कृति ने जो है एक तरह से महान और श्रेष्ठ बना दिया है। राजनीतिक व्यवहार की वास्तविकताओं को पहचान कर तुलनात्मक अध्ययन को एक नवीन दिशा, नवीन आयाम जो है प्रदान किया है। इसलिए अतः हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान में तुलनात्मक अध्ययन के लिए ये राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी अवधारणा है। थैंक यू।